बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन चैप्टर से है। एवेल्युएट इंटीग्रेशन लाइन इंटीग्रेशन अलोंग सी e टू द पावर z अपॉन z स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई z प्लस 1 होल क्यूब dz where c is a circle मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर पहले हम इस सर्किल की ही बात कर लेते हैं। ये सर्किल हमको दे रखा है सी, सर्किल सी इज़ z मॉडुलस इज इक्वल टू 2। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं z माइनस 0 इज इक्वल टू 2। यहाँ पर ये जो होगा वो सेंटर हो जाएगा, यानी यहाँ पर ये जो पॉइंट है 0 एक्चुअल में इसे लिख सकते हैं 0 प्लस आई इंटू 0। और इसको अगर हम पॉइंट के वाइज लिखें तो x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू भी देख रहे हैं कि 0 है। 0,0 यानी ऑरिजिन तो सेंटर है और रेडियस इसकी 2 है। इसको हम लोग प्लॉट कर देंगे और इस इंटीग्रल को, जिसको हम यहाँ पर i से डिनोट कर लेते हैं, इसको फाइंड करना है, इसकी वैल्यू को एवेल्युएट करना है। e टू द पावर z अपॉन z स्क्वायर z प्लस 1 होल ऑफ क्यूब dz। तो यहाँ पर कॉची इंटीग्रल फार्मूला फॉर हायर डेरिवेटिव का हम लोगों का यूज़ करना है। तो इसमें दो पार्ट करना होंगे, क्योंकि जैसे कि हमने ये सर्किल के बारे में बताया कि ये वो सर्किल है जिसका सेंटर ऑरिजिन है 0,0 है। ये रियल एक्सिस है x एक्सिस और ये इमेजिनरी एक्सिस y एक्सिस है। ये पॉइंट सेंटर और रेडियस 2 है, यानी 1, ये 2 हो गया। ऐसे 2 से सेंटर ये रेडियस लेते हुए एक सर्किल को ड्रॉ करेंगे। क्लियरली ये आपको मालूम है कि ये डिस्टेंस भी ये 2 हो जाएगी और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर लिखना चाहें तो 2,0 हो जाएगी। अगर z की फॉर्म में लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 2 आ जाएगा ओनली। z इज इक्वल टू 2 ये वाला पॉइंट होगा, ये z इज इक्वल टू 1 पॉइंट है, ये z इज इक्वल टू -1 पॉइंट है, ये वाला पॉइंट z इज इक्वल टू -2 पॉइंट है। वैसे अगर पॉइंट वाइज लिखेंगे -2,0 होगा। इसको लिखेंगे तो आपको मालूम है कि x बाई एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होती है और ये 2 होगा। लेकिन अगर z की फॉर्म लिखेंगे तो इसकी z की जो वैल्यू होगी वो 0 प्लस का 2i यानी ओनली 2i होगा। तो इस तरीके से ये पॉइंट हमने सारे डिनोट कर दिए हैं। हम ये देखना होता है कि जो हम यहाँ पर फंक्शन डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है, डिनोमिनेटर हमारा है z स्क्वायर और z प्लस 1 का होल ऑफ क्यूब। इसको अगर हम 0 के बराबर पुट करें तो जब z इसको 0 होगा और साथ में हमें z प्लस 1 का होल ऑफ क्यूब 0 होगा। इससे हमें मिलेगी z की दो वैल्यू, z इक्वल टू 0 0, या यहाँ पर z की वैल्यू मिलेगी -1। जब इसको 0 रखेंगे, लेकिन 3 पावर है 3 बार रिपीट कर देंगे। मीन्स हमें इसका ये वो पॉइंट्स होंगे जिस पे ये पूरा फंक्शन जो है, ये पूरे फंक्शन अगर कंसीडर किया जाए तो ये एनालिटिक नहीं होगा। लेकिन हमें फंक्शन को चेंज करना होगा। तो ये पोल्स होंगे हमारे इस फंक्शन के z इक्वल टू 0। एक तो ये वाला पोल है और दूसरा z इक्वल टू -1 ये वाला पोल है। दो पोल है। यहाँ पर जो सर्किल बताया गया था c से हमने डिनोट जो किया है, तो c के अंदर दो ऐसे पॉइंट आ गए जहाँ पर पोल है। तो उस केस में हमें अपना जो इंटीग्रल है ये इसको इस तरीके से लिखना होगा। तो यहाँ पर एक सर्किल हमने बनाया है, इसका सेंटर जो है वो ये ऑरिजिन है और इस को हम C1 से डिनोट करेंगे। इसी तरीके से दूसरे वाले सर्किल है, इसके सेंटर को z इज इक्वल टू -1 है और इसकी रेडियस आप चाहें तो 0 ले सकते हैं। और यहाँ पर एक सर्किल को C2 से डिनोट करेंगे। तो इस सर्किल C1 और ये हो जाएगा C2। तो इस इंटीग्रल जो आपका I था उसको दो पार्ट में बांट के भी लिखा जा सकता है, क्योंकि जो हम लोग कॉची इंटीग्रल फार्मूला अप्लाई करते हैं C में, तो C में ऐसे कोई पॉइंट नहीं होने चाहिए जहाँ पर फंक्शन एनालिटिक हो। अगर आप पूरा फंक्शन लेंगे तो हम देख रहे हैं दो पॉइंट पर जो कि ये पोल है 0 और -1, तो एनालिटिक नहीं, पूरा फंक्शन आप नहीं ले सकते। उसमें भी हम ई के साथ अगर z स्क्वायर लें, अगर हम कॉची इंटीग्रल फार्मूले की बात कर रहे हैं
जो कि हम लिख देते हैं तो आपको थोड़ा बहुत इससे समझने में आसानी होगी। तो कॉची इंटीग्रल फार्मूले को सबसे पहले लिख देते हैं, और चूँकि हमारा हायर डेरिवेटिव के लिए, तो हम हायर डेरिवेटिव के लिए यहाँ पर इसको लिख देते हैं। जैसे कि हम एन डेरिवेटिव के लिए लिखते हैं, ए पॉइंट पर मान लेते हैं, जिसकी वैल्यू होती है फैक्टोरियल एन। तो यहाँ पर ये nth डेरिवेटिव के लिए है, अपान में 2 पाई आई, और ये सी जो भी हमारा ये कर्व होगा सी उससे लिखेंगे, और एफ जेड जिसमें फंक्शन इस सी के अंदर एफ जेड एनालिटिक होना चाहिए, z माइनस ए की पावर है n+1 dz। तो इसको याद रखना है, बल्कि हम इन फैक्टर्स को भी इस तरफ ट्रांसपोज कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 पाई आई अपान फैक्टोरियल n और एफ एन ए, और इज इक्वल टू, यानी ये इंटीग्रल ही चूँकि हमें फाइंड करना है एफ जेड अपान में z माइनस ए। तो हमें ये देखना होगा z माइनस ए हम क्या रखें, तो हमें इसमें बदलना, मतलब एक ही होना चाहिए फैक्टर, और हमारे पास ये दो फैक्टर हैं जो हमारे कहना चाहिए पोल बन रहे हैं। अगर पूरा फंक्शन लेते हैं तो यहाँ पर फंक्शन 0 हो जा रहा है, एनालिटिक अगर इसको भी शामिल कर लेते हैं तो यानी पूरा अगर कंसीडर करते हैं तो ये एनालिटिक इस पॉइंट पर नहीं होगा। तो उस केस में इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू का ये nth डेरिवेटिव, ये इस इंटीग्रल की वैल्यू इसके बराबर होती है। तो इसी फार्मूले को हम लोग यूज़ करना है। ये कॉची इंटीग्रल फार्मूला फॉर हायर डेरिवेटिव के लिए होता है। हमारा पावर ये यहाँ पर टोटल पावर ये n+1 इस पहले वाले केस में 2 हो जाएगी, दूसरे वाले केस में 3 हो जाएगी। हम दोनों के लिए यहाँ पर इसको लिख देंगे। तो सबसे पहले तो इस c को, इसी है तो दो पार्ट में बांट देंगे, दो इंटीग्रल के पार्ट में बांट देंगे। तो पहले को हम लोगों ने C1 बोला है, तो जब C1 बोलेंगे तब हम इसको यानी 0 वाले पॉइंट को यहाँ पर नीचे छोड़ेंगे, यानी z को नीचे छोड़ देंगे, उसकी पावर 2 है, और बाकी इस वाले फैक्टर को इसके साथ में ले लेंगे। तो e टू पावर z अपान z+1 की पावर 3, इसको इसमें ले लेंगे dz, इस तरीके से ले लेंगे। यानी ये हमारा फंक्शन है z का काम करेगा, और ये अपान में जो लिखा है z, तो इसे z माइनस 0 भी लिख सकते हैं अगली स्टेप में, प्लस फिर C2 करेंगे तो इसमें आपके z प्लस ये -1 है, यानी 1 को जब बदल लेंगे तो z+1 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो z+1 की पावर 3 है, इसे यहाँ रखें, और यहाँ पर z की पावर 2 को इस e की पावर z के साथ में ले जाएँ, क्योंकि जो हम न्यूमरेटर में रखते हैं वो होना चाहिए इस C2 में एनालिटिक होने चाहिए। तो ये हो गया यहाँ पर dz। तो यहाँ पर आप रेडियस कुछ भी थोड़ा सा बढ़ा के ले सकते हैं, लेकिन इससे कम लेना होगी। तो हमारा ये प्रॉब्लम इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी C को इस C1 और C2 के फार्म में बांट सकते हैं। अगर आपके पास ये पोल जैसे कि ज़्यादा आ जाएँ, एक से ज़्यादा यहाँ पर अगर आ जाते हैं इस तरीके से, तो आप ऐसे करके करेंगे। तो इसे हम लिख सकते हैं इस तरीके से भी लिख सकते हैं, C1 न्यूमरेटर में e की पावर z अपान z+1 होल पावर dz, और जो प्रॉब्लम कर रहा था यानी z माइनस 0 का होल अब स्क्वायर वो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो a की जगह पर यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर a है, वहाँ पर इस वाले केस में तो 0 है, और जो इस वाले केस में जो है C2 वाले केस में ये इसे हम z+1 को लिख सकते हैं माइनस का 1, और होल पावर इसकी है 3 है। 3 को हम लिख सकते हैं 2+1 लिख सकते हैं, यानी इस फार्मूले से मैच करा देंगे। यहाँ से इसे 2 को लिख सकते हैं 1+1 कर देंगे, ताकि हम डायरेक्ट फार्मूले ये यूज़ कर लें। और e की पावर z अपान ये z² है, ये एनालिटिक फंक्शन होना चाहिए इस C2 में। तो क्योंकि ये वाला पॉइंट यहाँ पर C2 में है नहीं, z=0, इसलिए ये फंक्शन पूरा एनालिटिक होगा। e की पावर z तो हम लोग जानते हैं कि एनालिटिक होता है, तो इसलिए अब हम इसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो क्या होता है, फार्मूला हम लोगों को ये यूज़ करना है, यहाँ पर आना है, ये 1 को छोड़ के जो बचेगा n वो आप उतने बार इसको डिफ्रेंशिएट करना होगा, फंक्शन यहाँ पर जो भी होगा, और उसकी वैल्यू इस पॉइंट पर फाइंड करना होगी। और 2 पाई आई अपन फैक्टोरियल n रहना है, n का मतलब आप 1 को छोड़ के जो बचेगा वह n यहाँ पर फैक्टोरियल में रखना है। तो यहाँ पर आपका 1 है, तो इसमें आप लिखेंगे 2 पाई आई अपन फैक्टोरियल 1 लिखना चाहें तो लिख लें, इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं। और एक बार यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन होना है, यानी यहाँ पर 1 ऐसे लिख सकते हैं, और जो पॉइंट है वो 0 है। और ये फंक्शन कौन सा है, ये फंक्शन ये है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको वहाँ तो फार्मूला था हमारा, यहाँ पर फंक्शन ये वाला फंक्शन ये है,
तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में है, ऐसे लिख सकते हैं d/dz, एक बार डिफ्रेंशिएशन करना है तो एक ना लिख के इस तरीके से, फंक्शन क्या है e की पावर z अपान z प्लस 1 की पावर 3 है, और जो भी वैल्यू आ जाएगी वो z इजिकल टू 0 पर फाइंड करना होगी। इसी तरीके से हमें इसी फार्मूले का यूज़ करना है, ये वैल्यू लिखनी है, यानी 2πi अपान में फैक्टोरियल, इस देखिए 1 को छोड़ के ये n बचा है तो n फैक्टोरियल में है, यहाँ 1 को छोड़ देंगे 2 आ जाएगा यहाँ फैक्टोरियल, और यहाँ पर फंक्शन का 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना होगा, यानी d/dz²। फंक्शन कौन सा होगा, फंक्शन ये वाला जो भी न्यूमरेटर में होता है उसको लिखना होता है कॉची इंटीग्रल फार्मूले में, जैसा कि आप जानते हैं। लेकिन इसकी वैल्यू फाइंड करना होती है ए पॉइंट पर, यानी यहाँ पर जो ये होता है इधर ये -1 है, यानी z की वैल्यू -1 रखना है, बस आप कैलकुलेशन कर लेना, हमारा आंसर मिल जाएगा। तो 2πi 1 फैक्टोरियल 1 की वैल्यू आपको मालूम है 1 के इक्वल ही होती है, और इसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है। तो क्योंकि न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर है तो आपको क्या करना होगा, डिनोमिनेटर जो भी है उसका कर देना है होल ऑफ स्क्वायर, तो इसकी पावर हो जाएगी 6, और फिर हमें न्यूमरेटर को एज इट लिखना है वैसे ही, और डिनोमिनेटर को वैसे ही लिखना है, और न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन e की पावर z का e की पावर z होता है, माइनस फिर इसको e की पावर z को वैसे ही लिखना है, और हमें डिफ्रेंशिएशन करना है डिनोमिनेटर का, इसका करना है, तो पावर आगे जाएगी, और जितनी भी पावर है नहीं 3 पावर इसमें से एक कम हो जाएगी, 2 आ जाएगा, फिर इसका दोबारा z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो z का तो 1 हो जाएगा, कांस्टेंट 1 का 0 हो जाएगा, इसे ना भी लिखें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये वैल्यू हमें फाइंड करना है z इजिकल टू 0 पर। प्लस के बाद ये हमें लिखना था, जगह कम है तो इसको हम अगले पेज पर लिख दे रहे हैं, लेकिन ये प्लस के फार्म में वहाँ लिखा जाएगा। 2πi 1 प्लस का अगला टर्म है ये यहाँ पर, यानी प्लस का 2πi अपान में फैक्टोरियल 2, जिसकी वैल्यू 1 × 2 होती है, और 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना है, यानी ये सेकंड डेरिवेटिव है, तो आप इसे ऐसे कर सकते हैं कि d/dz लिख लो, और इस तरीके से, और एक बार डिफ्रेंशिएशन पहले करेंगे e की पावर z अपान z², फिर जो भी आ जाएगा उसका दोबारा से कर देंगे तो 2 बार डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, लेकिन ये वैल्यू में z इक्वल टू -1 पर फाइंड करना है। ऐसे नहीं, इस स्टेप हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया, इस तरीके से लिख लिया है। अब इसे लिखेंगे, ये 1 से डिवाइड करेंगे तो ओनली 2π आ जाएगा, अगले स्टेप में लिख रहे हैं हम लोग ये, और अभी यहाँ पर थोड़ा बहुत कैलकुलेशन अगर हो सके तो कर लें। यहाँ पर देखिए z प्लस 1 दोनों टर्म में कॉमन नज़र आ रहा है, तो z प्लस 1 को, ये काम आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, हम तो आपको डिटेल में करके दिखा रहे हैं। तो इसमें e की पावर z भी कॉमन है, तो e की, चलिए हमने ब्रैकेट लगा दिया, इसमें कॉमन नहीं लेंगे e की पावर z को इस स्टेप में, तो एक पावर इसकी बनेगी, 2 पावर जब हमने बाहर ले लिए z प्लस 1 की, साथ में e की पावर z भी है, माइनस है, फिर 3 बच रहा है वो यहाँ पर लिख देंगे e की पावर z, ये तो हमने पूरा कम्प्लीटली बाहर ले लिया है, तो e की पावर z यहाँ पर बच रहा है, अपान में जो है वो z प्लस 1 की पावर 6 थी वो लिख लेंगे, तो ये वाला टर्म तो हो गया, बस ये वैल्यू में फाइंड करना है z इजिकल टू 0 पर। ये इतनी जगह इतना उम्मीद है कि हमारा ये आ सकता है, लेकिन हाँ, लेकिन अभी डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो हम इसको यहाँ पर, यानी अगले स्टेप नहीं बोलेंगे इसको, इसी स्टेप में आगे को लिख देंगे, इस वैल्यू को लिख देंगे, प्लस है इसी के साथ में, अगला इक्वल के साइन से पहले है, यानी एक ही स्टेप चल रही है अभी। ये आप कैंसिल भी कर सकते हैं, लेकिन आपको 2πi कॉमन लेना है, इसलिए इसको बचा के रखें, या कैंसिल करना चाहें तो कैंसिल कर दें, बाद में आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। मेन कैलकुलेशन यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करना है वो है, और वो भी 2 बार करना है, तो एक बार अभी वेट कर रहा हमारा ये, और इसमें हम लोग कर लेते हैं इसका डिफ्रेंशिएशन। तो न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन कैसे होता है, डिनोमिनेटर जो भी है उसका स्क्वायर कर दिए, 2 पावर 4 हो जाएगी, फिर आप डिनोमिनेटर को वैसे रखें, न्यूमरेटर e की पावर z का डिफ्रेंशिएशन e की पावर z होता है, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, e की पावर न्यूमरेटर वैसे ही, और डिनोमिनेटर यानी z² का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, 2 पावर आगे जाएगी, और जितनी पावर है उसमें से एक कम होकर 1 पावर बचेगी, इतना, यानी एक बार तो डिफ्रेंशिएशन हो गया, और ये वैल्यू 2 बार डिफ्रेंशिएशन करने के बाद आएगी, उसमें z इजिकल टू में -1 वैल्यू पुट करना होगी। अभी इसमें आप क्या करेंगे, हाँ, ये 2 पावर कैंसिल करके 4 पावर बचेगी, इस चीज़ को आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यानी 2πi इसको नोट किया हमने, और उसके बाद में 2 पावर कैंसिल ये कर दी, 4 पावर नीचे बचेगी, e की पावर z को आप यहाँ से कॉमन भी ले सकते हैं, तो हमारा पास पहले ब्रैकेट में z प्लस 1 बच रहा है, और इसके बाद माइनस का 3 है। आप कैलकुलेशन को कैसे भी कर सकते हैं, z प्लस 1 की पावर यहाँ पर 4 बची हुई है, अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, z इजिकल टू 0, और प्लस ऐसे ही 2πi अपान 2 लिखा रहने दें, चाहे तो आप कैंसिल कर देंगे, जैसे कि हम पहले भी बोल चुके हैं, और इससे थोड़ा अगर सॉल्व हो सके तो कर लीजिए, ताकि हमें अगली बार डिफ्रेंशिएशन करना आसान रहे। तो हमें देख रहे हैं कि
z कॉमन आ रहा है, दोनों टर्म में है, और e की पावर भी, यानी z और e टू द पावर z कॉमन ले लीजिए। तो z e की पावर z कॉमन लेने पर यहाँ पर तो z बचेगा माइनस यहाँ पर 2 बचेगा, क्योंकि z और e की पावर z तो हमने कॉमन ले लिया। डिनोमिनेटर में z की पावर 4 है, चूँकि अभी एक बार और डिफ्रेंसिएशन करना है, और z इज इक्वल टू -1 पर इसकी वैल्यू को हमें पुट करना है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हम z इज इक्वल टू 0 रख सकते हैं। उससे पहले हम थोड़ा कैलकुलेशन करना चाहते हैं। 3 माइनस का 1 प्लस का, तो इनका डिफरेंस लिख लेंगे। 2 पाई आई और ब्रैकेट e टू द पावर z, और इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा z माइनस का 2 हो जाएगा अपान z प्लस 1 की पावर 4 है, और z बराबर 0 रख के बात ख़त्म कर सकते हैं इसकी। प्लस का ये चल रहा है 2 पाई आई अपान में 2। देखिए एक पावर z की कैंसिल होकर 3 पावर यहाँ पर बचेगी, जिसका हमें डिफ्रेंसीशन z के रिस्पेक्ट में करना होगा। तो e टू द पावर z बचा है, z माइनस 2 है, और यहाँ पर z की पावर बची है 3 बची है, एक पावर कैंसिल हो गई है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, और जब डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा तब हमें इसकी वैल्यू को पुट कर देना है, यानी वैल्यू z इज इक्वल टू -1 पुट कर देना है। यहाँ तो वैल्यू हम पुट कर सकते हैं कि हम कम्प्लीटली हमने सॉल्व कर ही लिया है। 2 पाई आई इस वाले टर्म में, यानी जहाँ पर भी z मिले वहाँ पर आप z के यहाँ पर 0 रख दें, तो z बराबर 0 हम रख दे रहे हैं यहाँ पर जहाँ पर भी नज़र आ रहा है। तो ये वाला टर्म तो सॉल्व हो जाएगा। प्लस का भी इसमें हमें डिफ्रेंशिएशन करना है। 2 पाई आई अपान में 2 लिख दें इसको। डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर का होगा। आपको मालूम है कि डिनोमिनेटर जो है उसका हो जाता है होल ऑफ स्क्वायर, तो इसकी पावर हो जाएगी 6। फिर हम डिनोमिनेटर को वैसे ही लिख देंगे और न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। इसमें चूँकि 2 टर्म है तो हमें फर्स्ट सेकंड लगाना होगा। फर्स्ट फंक्शन वैसा ही, सेकंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन इसका करेंगे 1 और कांस्टेंट का 0। फिर सेकंड फंक्शन वैसा ही, यानी z माइनस का 2, और फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन जो कि की पावर z हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब यहाँ पर यानी डिनोमिनेटर का स्क्वायर और डिनोमिनेटर वैसा ही, न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन माइनस आपके न्यूमरेटर यानी e टू द पावर z और z माइनस 2 वैसा ही, और डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन, तो इसमें डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इसमें पावर 3 आगे जाएगी, जितनी पावर होगी इसमें से कम यानी 2 बचेगा यहाँ पर, यानी डिफ्रेंशिएशन कंप्लीट हो गया। और जब सॉल्व हो जाएगा तो z इज इक्वल टू यहाँ पर -1 रख देंगे। अब तो बस वैल्यू चाहे रख भी दें, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन तो करना नहीं, हो चुका है। ये है थोड़ा कैलकुलेशन कर लेंगे, जैसे z स्क्वायर कॉमन लेके यहाँ से कैंसिल कर देंगे, e की बात z भी कॉमन ले लेंगे तो और सिंपल हो जाएगा। तो जैसे मर्जी हो, e की बात 0 की वैल्यू 1 रख देंगे, तो ये वैल्यू आ गई है 2 पाई आई चल रहा है ये 2 पाई आई, और ब्रैकेट के अंदर हम यहाँ पर ए की बार 0 की वैल्यू 1 इंटू माइनस का 2 होल अपान में था 1 की पावर 4, जो कि 1 के इक्वल ही होगा। फिर अगला टर्म है प्लस का 2 पाई आई अपान में 2, और एक बड़ा सा ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट है, यानी z क्यूब बाहर है और e की बार z भी बाहर ले सकते हैं। z क्यूब यहाँ पर बाहर है और e की बार z भी बाहर ले लेंगे। इस वाले जो कर्ली ब्रैकेट है उस वाले ब्रैकेट की बात कर रहे हैं। अभी हम पूरे में से z को कुछ कॉमन नहीं ले रहे हैं, तो यहाँ तो ओनली 1 बचेगा और इधर बचेगा z माइनस का 2 बचेगा, 1 बचेगा और प्लस का z माइनस का 2 बचेगा। ये यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट की जगह पैरेंथेसिस का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कुछ टर्म यहाँ पर हमने ब्रैकेट नहीं ओपन किया है, ओपन कर दिया सॉरी। तो अब इसे एज इट लिख दें, इसमें शुरू में लिख दें 3z² माइनस का टर्म है ये 3z² और एक फैक्टर है z माइनस 2 और e की पावर z, ये रह गया z माइनस का 2 और e टू द पावर z और होल अपान में रह गया है, और z इज इक्वल टू -1 पे वैल्यू फाइंड करना है, और अपान में है z की पावर 6। कैलकुलेशन आप अपनी मर्जी से जैसे चाहें करें। तो ये हो जाएगा माइनस का 2 1 से डिवाइड करेंगे तभी -2 रहेगा, यानी 2 पाई आई इंटू माइनस का 2। काफ़ी डिटेल में हमने कैलकुलेशन कर दिया है, उम्मीद है कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 2 पाई आई अपान में 2, और इनका डिफरेंस भी लिख लेंगे, ये z क्यूब e टू द पावर z, इन z तो लिख लीजिए पहले, तो इनका डिफरेंस 2 और -2 का माइनस का 1 बचेगा, वो लिख दिया है। माइनस का 3z² और z माइनस 2 e टू द पावर z होल अपान z की पावर 6 है, और z इज इक्वल टू -1 पर ये वैल्यू फाइंड करनी है। ये इन दोनों को इंटू कर लिए, माइनस का 4 पाई आई हो गया ये, और प्लस हालांकि हमने 2 पाई आई कॉमन लेना था, चलिए अपने इंटू कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। और
अब इन दोनों में से हमें कॉमन नज़र आ रहा है, एक तो जेड स्क्वायर दोनों में से नज़र आ रहा है, दूसरा ई की पावर जेड भी कॉमन नज़र आ रहा है। तो कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं बचता है जो एक जेड बचा है और इस बी ब्रैकेट बचा हुआ है जेड माइनस का 1 बचा हुआ है और माइनस का 3 और ये जेड स्क्वायर बाहर हो चुका है, ये बाहर हो चुका है और जेड माइनस का 2 यहाँ पर हमारे पास बचा है रिमेनिंग और जेड की पावर 6 है और जेड इज इक्वल टू -1 पर इस वैल्यू को हमें फाइंड करना है। तो अब हम जेड इस 2 पावर कैंसिल कर देंगे तो डिनोमिनेटर में ये 4 पावर बचेगी, बाकी तो आप कैलकुलेशन करके जैसा भी है वो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। तो ये कैलकुलेशन यहाँ पर z -1 z 3 z -2 थोड़ा सा कैलकुलेशन हम चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये z इधर बचेगा, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन थोड़ी सी जो हमने रफली कैलकुलेशन करके रखी थी उससे थोड़ा सा अलग आ रहा है, हम वीडियो को रोक भी नहीं सकते, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है हमारे साथ। तो इसी के साथ ही हमें थोड़ा सा चेक करना होगा z माइनस का यहाँ पर z क्यूब z माइनस का ये 0 1 माइनस का 0 आ रहा है, तो इसको चेक कर लेते हैं। ये जिसका डिफ्रेंशिएशन करना था हमें वो ये अलग आ रहा है जो हमने डिफ्रेंशिएशन किया था, यहाँ तक तो हमारा मैच कर रहा है। ये हमने रफली कैलकुलेशन करके रखा हुआ था, जब हमने रफली से सॉल्व किया था तो यहाँ पर कुछ है कैलकुलेशन, ये वाला तो सही है। हाँ, तो ये था जेड के बाद 6 जेड क्यूब ई की पावर जेड 1 - 0 जेड -2 सही है ये वाला और 3 जेड स्क्वायर सही मैच कर रहा है। और वहाँ पर मैंने डायरेक्ट कर दिया था तो जल्दी से हो गया था, यहाँ कैलकुलेशन हमने डिटेल में कर दिया तो शायद कुछ 1 z -2 से यहाँ पर आ रहा है 1 z -2 यानी z -1 आ रहा है, ठीक है। z -1 z, ठीक है। उम्मीद है कि ये कैलकुलेशन हमारा सही है, ये सही है, कोई गलती नहीं। 2 पावर कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पर 4 पावर बचेगी यानी -2πi प्लस 2πi/2 और 2 पावर e⁻z और हम चाहे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसमें, तो आ जाएगा z स्क्वायर माइनस का z और 3 का अंदर इंटू कर सकते हैं 3z और माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 6 होल अपान में ये 2 पावर कैंसिल हो गई तो z की पावर 4 आ गई और यहाँ पर z इक्वल टू -1 रखना है। कुछ यहाँ पर प्लस कर सकते हैं, ये दोनों माइनस का z है इनको जोड़ सकते हैं, हालांकि हमने पहले ही जब किया था रफली तो इसको ऐसा नहीं किया था, बहुत ही आसानी से आ गया था। e⁻z ज़्यादा डिटेल में लगाने की वजह से ये हो जाएगा -4z और प्लस का 6 और होल अपान में z की पावर 4 है। अब सारा कुछ कैलकुलेशन हो गया है, यहाँ पर भी z है वहाँ पर हम -1 रख देंगे, -4πi और प्लस 2πi/2 और यहाँ पर z की जगह पर -1 रख दिया और जहाँ पर भी रखेंगे z जहाँ पर z में -1 रख देंगे -4 इंटू -1 प्लस का 6 तो ये -1 की पावर 4 इसको कैलकुलेशन यानी z की यहाँ पर -1 पूरे में पुट कर दिया है। ये वैल्यू चली -4πi प्लस का 2πi/2 और ये पावर प्लस करना है आपको तो इसको नीचे डिनोमिनेटर में ले आएंगे तो ये e की पावर प्लस की 1 आ जाएगी, तो 1 लिखना ज़रूरी नहीं है, ऐसे ही -1 के बाद इवन है 4 पावर है तो 1 आ जाएगा ये, और न्यूमरेटर -1 का स्क्वायर करेंगे प्लस का 1 आ जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस का 4 आ गया और प्लस का ये हो गया 6 हो गया और 11 ही आ रहा था, ठीक है आ गया हमारा। तो इज इक्वल टू माइनस का 4πi और प्लस का 2πi/2 ये हो गया 11/e आ गया। इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए क्योंकि हमें आंसर भेजा गया था
तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसको लाने की कोशिश कर रहे हैं और 2πi को कॉमन ले ले रहे हैं। वैसे तो हम इतना भी छोड़ सकते थे। ये 2πi यहाँ से निकल गया तो माइनस का 2 बचेगा, प्लस का ये 2πi बाहर निकल गया तो 11 अपान में 2e बचेगा। 11 अपान में 2e, 11 अपान 2e, ये 2πi बाहर लेने के बाद में तो 11 अपान 2e आ गया। इसको पहले प्लस वाले को पहले लिख दीजिए, माइनस वाले को बाद में लिख दिया 2πi, तो 11 अपान 2e माइनस का 2। इस तरीके से हमारी ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।